मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इसमें चौथे अध्याय के 13वें सूत्र के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी, जिसमें सूर्य किस प्रकार से गमन करता है और उस गमन के दरमियान उसकी स्थिति जम्बूद्वीप में किस प्रकार की रहती है, इसकी चर्चा कल हमने यहाँ की है। माने सूर्य जम्बूद्वीप की बाउंड्री से 180 योजन अंदर और 330 योजन बाहर इस तरह से प्रतिदिन बढ़ते और घटते हुए क्रम में बदलते हुए अलग अलग गली में परिभ्रमण करता हुआ विचरण करता हुआ अपनी स्थिति को प्राप्त होता है। दोनों ही सूर्यों का अंतराल भी बतलाया। जगन्य अंतराल 99,640 योजन और उत्कृष्ट अंतराल 1,06,60 योजन। ये दोनों सूर्यों का कम से कम और अधिक से अधिक अंतराल बतलाया। ये सभी सूर्य जम्बूद्वीप की बाउंड्री के आसपास घूमते हैं, जम्बूद्वीप वाले, कभी अंदर और कभी बाहर। मेरू पर्वत से इस सूर्य की दूरी 44,820 योजन बतलाई। ये 44,820 योजन किस प्रकार से होगा, हमने उसको भी यहाँ आपको कैलकुलेट करके बतलाया था। वैसे जितने ज्योतिष विमान है, यदि ज्योतिष परिवार की अपेक्षा से बात की जाए, यदि कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत के पास में बैठा हो और उससे यदि कोई व्यक्ति ये पूछे सुमेरु पर्वत पर बैठा हुआ कि आपके यहाँ से ज्योतिष लोक कितना दूर है, तो जवाब मिलेगा 1121 योजन की दूरी से ज्योतिष लोक की शुरुआत है। ठीक है, माने सूर्य नहीं, चंद्र भी नहीं, लेकिन ग्रह नक्षत्र तारों में से कोई भी, इन 5 प्रकार के ज्योतिष देवों में से कोई ना कोई ज्योतिष देव सूर्य से नहीं, सुमेरु पर्वत से 1121 योजन की दूरी पर अवश्य मौजूद होगा। सूर्य के घटने और बढ़ने के क्रम में दिन और रात, उनमें भी फर्क पड़ता है। कभी तो 18 मुहूर्त का दिन और कभी 18 मुहूर्त की रात, इस तरह से ये परिवर्तन देखा जाता है। सूर्य जब पहली गली में होता है तब स्थिति अलग प्रकार की होगी, और सूर्य जब अंतिम गली में होगा तो स्थिति अलग प्रकार की होगी। ये जो गली शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये सूर्य के गमन करने के मार्ग को गली कहा जा रहा है। माने सूर्य के गमन करने का रास्ता वो गली कहलाता है। उसके लिए चर क्षेत्र शब्द का भी प्रयोग किया है शास्त्रों में। चर क्षेत्र, चर क्षेत्र ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अब ये देखना है कि वो सूर्य का जो चर क्षेत्र है, माने गमन करने के जो मार्ग बने हैं वो कितने हैं। का 184 गलियां हैं सूर्य के गमन करने के लिए। 184 गलियों में पहली गली से लेकर अंतिम गली तक पहुंचने में उस सूर्य को कितने दिन लगेंगे, बता सकते हैं आप लोगों में से कोई? सूर्य यदि पहली गली में है तो वहां से लेकर अंतिम गली, अंतिम रास्ते तक पहुंचने में उस सूर्य को कितने दिन लगेंगे? एक दिन में एक गली में रहते हैं। 184 गलियों की बात आई थी ना? हाँ, तो हर एक दिन में एक गली क्रॉस करते हैं। हाँ, एक दिन, तो फिर 184 दिन लगेंगे, राइट? 183 लगेंगे। हाँ, बरोबर। हाँ, वो पहली गली में सूर्य है, हाँ, दूसरी में पहुंचने में एक दिन
तीसरी में पहुंचने में 2 दिन, तो 183 गलियों में पहुंचने में उसे 183 डेज लगेंगे। माने सूर्य पहली गली से अंतिम गली तक 163 दिन में पहुंच जाता है। अब दूसरा प्रश्न, अंतिम गली से पहली गली में आने में उसको कितने दिन लगेंगे? वही 183। हाँ, ठीक है ना? राइट। तो 183 के अंदर पहले से अंत तक और 183 डेज में अंत से पहले तक, इस तरह से 6 महीने उसके जाने का काल और 6 महीने वापस लौटने का काल, ये टोटल दिन हो गए 183 प्लस 183 366। और कई बार 365 डेज रहते हैं। आई मीन वो लीप ईयर हम इंग्लिश ईयर से बोलेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्थिति जो है, ये 366 दिन की जो स्थिति बनती है, एक तरह से 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। माने सूर्य जब पहली गली से पीछे की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं, और जब अंतिम गली से वापस लौटना शुरू होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। वो अवसर पीढ़ी और उत्तर पीढ़ी की तरह, उत्तर और दक्षिण। हाँ पंडित जी, उत्तर वो जो गुजरात में जो उत्तरायण, वो पतंग की जो सीजन आती है उसी टाइम का, वो 14 जनवरी उसी टाइम गति होती है? नहीं, ये तो 6 महीने में चलता रहता है। ये कब आएगा प्रसंग? नहीं, सावन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है। अच्छा, मगर हमेशा 14 जनवरी उनको उत्तरायण करके मनाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ एक्चुअली तिथि के हिसाब से है अपने यहाँ तो। अब ये उसको क्या है, वो मकर संक्रांति कहलाती है। वो तो मकर की जो संक्रांति है, वो संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती है। पंडित जी। हाँ पंडित जी, वो जम्बू द्वीप में लाइक 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, और आगे जो लवण समुद्र है उसमें डबल होता जाता है ना? नहीं, सूर्य चंद्रमा की जो गणित है ये डबल डबल होकर के नहीं है, क्योंकि क्षेत्र दुगना दुगना है। लवण समुद्र क्षेत्र में दुगना दुगना है, एक लवण समुद्र डबल हो गया, लेकिन धात की खंड में फिर डबल से ज्यादा कुछ हो गया। हाँ 12 है। हाँ, और उससे आगे फिर 12 सूर्य 12 चंद्रमा, फिर 42 सूर्य 42 चंद्रमा है। तो कालोदधी में 42 सूर्य 42 चंद्रमा है। तो पुष्करार्ध में 72 72 सूर्य 72 चंद्रमा है। हाँ, तो यहाँ जो पहले आगे जो आ गया था वो सब विस्तार, उसमें डबल डबल था, लेकिन इसमें डबल डबल गिनती नहीं चलेगी। हाँ, क्योंकि क्या है, ये ज्योतिष देव जो है ना, ये अलग हिसाब है इनका। क्षेत्र की अपेक्षा से तो सब दुगना दुगना है, लेकिन ज्योतिष देव जो हैं और ज्योतिष देवों के विमान, ये दुगने दुगने नहीं है। और ये जो दुगने दुगने नहीं है, ये भी ढाई द्वीप की बात कही है। ये ढाई द्वीप के बाहर आगे चल करके आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, फिर आगे जाकर के प्रथम में जितना है उससे दुगना वहाँ होता है, ऐसा कुछ गणित चलता है वहाँ। अलग प्रकार का गणित बतलाया गया है ज्योतिष देवों के बारे में। अभी एक बार पहले अपन यहाँ जो इन्होंने लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने, ये अपन थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, यद्यपि इन्होंने ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। फिर मैं आपको बतलाऊंगा किस तरह से संख्या बढ़ती रहती है सूर्य चंद्रमा वगैरह की द्वीप समुद्रों में। पंडित जी, आपने, हाँ बोलिए। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा ने, उसमें उत्कृष्ट अंतर ऊपर में 6 टाइप ऑफ मिस्टेक लगती है ना, 666 ने बाद में है 6। हाँ, ये क्या है 1,06,60। हाँ, तो ऊपर में 1,06,66 है ना, इधर तो 1। हाँ, वो 66 है ना, उस 66 को मैंने बदलवा करके कल 60 बोला था आप लोगों को। अच्छा, 1,06,60 कर लीजिए उसको। अच्छा, और दूसरा ये जो तारा का जो हमने डबल किया था ना,
तो हम डबल हाँ। करते हैं ना तो एग्जैक्टली 66,975 नहीं आता है, 33 यही आएगा। 33,950 करेंगे ना तो हाँ, डबल करेंगे ना तो 67,900 हाफ आता है। हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे। हाफ करने का हाँ, 33,900। क्योंकि ये तो 2 चंद्रमा की नाप है भाई। हाँ अच्छा। 33,950 जो है ना, ये तो 2 चंद्रमा का परिवार है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने जो 66,975 बताया था ना कल, हाँ, वो 1 चंद्रमा का परिवार है। अच्छा अपने को 1 का याद करेंगे अपन, तो फिर अपने को सूर्य चंद्रमा की संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत इजी हो जाती है बात। भाई मेरा कहना ये है कि आप जम्बू द्वीप में कितने तारे हैं, धात की खंड में कितने हैं, कालोदरी में कितने तारे हैं, इनको हर किसी को याद रखना बहुत कठिन काम है। हाँ जी हाँ। नहीं याद रख सकते, तो हमने कहा आप 1 चंद्रमा के परिवार में कितने वो याद कर लो। फिर जम्बू द्वीप के तो 2 चंद्रमा हैं, तो डबल हो जाएगा। हमारे को पता है लवण समुद्र में 4 चंद्रमा हैं, तो उसको 4 टाइम कर लेना। हमारे को पता है कि धात की खंड में जो है वो 12 सूर्य 12 चंद्रमा हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उस संख्या को। हाँ वो तो समझ में आ गया था, मगर ये जो 66,975 के साथ में देख रही थी तो नहीं समझ में आया था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, 66,975 ही आएगा, है ना। लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे कोड़ा कोड़ी और लगाना। हाँ वो 14 0 आपने बताया था। हाँ, 14 शून्य और लगेंगे इसके आगे। 66,975 कोड़ा कोड़ी, इतने तारे हैं 1 चंद्रमा के परिवार में। ये संख्या यहाँ पर आई भी है, पेज नंबर 407 पर ऊपर से 8 नंबर की लाइन है, 8वीं लाइन है ऊपर से। 407 पेज पर 8 नंबर की लाइन में जम्बू द्वीप आदि में एक एक चंद्रमा के 66,000 कोड़ा कोड़ी प्लस 900 कोड़ा कोड़ी प्लस 75 कोड़ा कोड़ी तारा, इन तीनों को प्लस करते हैं तो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा, इतना आ जाएगी स्थिति। 50 नहीं है 75 देखने का ना। 66,975 66,975 कोड़ा कोड़ी, 50 नहीं। वो जो 950 था ना, वो तो इसको डबल करने पर था भाई। हाँ। आप इसको अरुणा बहन आप इसको डबल करेंगे ना तो आप ये 33,950 आ जाएगा। हाँ वो तो आ जाता है, मगर कोई बात नहीं। मैं इसके साथ मैच कर रही थी जो 66,975 था ना, इसके साथ, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। हाँ हाँ बोलिए ना बहन। पंडित जी, ये जो इस चंद्र और सूर्य के विमान सबसे बड़े हैं ना, और ज्योतिष विमानों नहीं, इनसे भी बड़े हैं राहु और केतु के विमान। तो ये असंख्य नहीं, लेकिन ये कोड़ा कोड़ी इतना है तो एक एक में असंख्य देव है। जो छोटा है उसमें असंख्य देव है, जो छोटे छोटे विमान भी रहते हैं, असंख्य देव रहते हैं। आप छोटे कहाँ हैं, अब एक एक योजन है, बहुत बड़ा होता है एक एक योजन, माने उसमें अनगिनती देव हैं। हाँ वही बोलते, एक योजन है पर एक योजन माने 4,000 माइल, राइट? नहीं, एक योजन का जो विमान कहा है ना, ये विमान मुझे नहीं लगता कि वो 4,000 माइल वाला होगा, ये छोटा होना चाहिए। और इस चीज को अपन देख लेंगे कि ज्योतिष विमान जो हैं ये किस तरह के हैं। हाँ लेकिन फिर भी उसमें तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उनमें असंख्यात हो गए, किसी में कम ज्यादा भी हो सकते हैं। विमान ही असंख्यात हैं मिला करके, तो ठीक है। हाँ विमान असंख्यात हैं। ज्योतिष देवों की संख्या सभी प्रकार के देवों में सबसे ज्यादा है। जितने 4 प्रकार के देव है ना ज्योतिष, ये भवनवासी, अंतर ज्योतिष, वैमानिक, इन 4 प्रकार के देवों में सबसे ज्यादा संख्या यदि किसी प्रकार के देवों की है तो वो है ज्योतिष देव।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 407 पेज पर, इसी सूत्र का अंतिम पैराग्राफ। चंद्रमंडल 15 है, माने जिस तरह से सूर्य के मंडल 184 कहे थे, उस तरह से चंद्रमा के मंडल माने गमन करने के रास्ते वो 15 हैं। द्वीप के भीतर 5 मंडल हैं और समुद्र में 10। 15 मंडलों के 14 अंतर हैं। ठीक है, एक एक मंडलांतर का प्रमाण 35 सहित 30/64 -4/7 योजन है। सर्वाभ्यंतर मंडलों को 13,725 से भाग देने पर 5,073 शेष रहता है। यह चंद्रमंडल की एक मुहूर्त की गति का प्रमाण है। माने चंद्रमा एक मुहूर्त में कितनी गति कर लेता है, और सर्व बाह्य मंडल को 13,725 से भाग देने पर 5,125 शेष रहता है। यह चंद्रमंडल की एक मुहूर्त की गति का प्रमाण है। माने एक पहले मंडल में इतना है 5,073 और अंतिम मंडल के अंदर 5,125, इतना फर्क हो गया उसकी गति का प्रमाण। एक अंतर्मुहूर्त के अंदर कितना तेज गति से चंद्रमा गमन करता है। यह चंद्रमंडल की एक मुहूर्त की गति का परिमाण है। 510 योजन सूर्य और चंद्र का 4 क्षेत्र का विस्तार है। ये 4 क्षेत्र बतला ही दिया था। 4 क्षेत्र माने गमन क्षेत्र, गमन का एरिया, उसे 4 क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ जम्बूद्वीप और लवण समुद्र में जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा के गमन करने का 4 क्षेत्र, पूरा एरिया 510 योजन का है। ये 510 योजन के गमन एरिया में चंद्रमा घूमता है और 510 योजन के गमन एरिया के अंदर ही सूर्य विचरण करता है, सूर्य घूमता है। इस तरह से अपन ने ये मेरू की प्रदक्षिणा करने संबंधी ये चर्चा पढ़ी है, जिसमें 2.5 द्वीप में मेरू पर्वतों की प्रदक्षिणा करने वाले सूर्य चंद्रमाओं की बात कही गई। मेरू प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके, मेरू की प्रदक्षिणा देते हैं नित्य गतियों, निरंतर गमन करते हुए नृलोके, मनुष्य लोक में। ठीक है, फिर आगे 14 नंबर का सूत्र, तत्कृत है काल विभाग है। तत्कृत है काल विभाग है, उसके द्वारा काल का विभाग होता है। माने दिन रात की व्यवस्था का आधार ये सूर्य चंद्रमा आदि है, इनसे ही दिन रात की व्यवस्था होती है। कब दिन होगा, कब रात होगी, कितना बड़ा दिन होगा, कितनी बड़ी रात्रि होगी, कितने एरिया में उसका प्रकाश जाएगा, कब सूर्य चंद्रमा कौन सी गली में रहेंगे, माने ये सब जो दिन और रात्रि की व्यवस्था बन रही है, इस व्यवस्था का आधार ये सूर्य और चंद्र के विमान ही हैं। इन सूर्य चंद्र के विमानों से ही ये दिन रात की व्यवस्था बनती है। देखिए, ज्योतिषियों की गति से दिन रात्रि आदि काल विभाग जाना जाता है। ठीक है, बढ़े अपन आगे। 2 सूर्य मिलकर, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ 2 सूर्य मिलकर इस जम्बू द्वीप को एक साथ प्रकाशित करते हैं, जिसमें पूरा जम्बू द्वीप कवर नहीं हो पाता। 1/4 एरिया जम्बू द्वीप का एक सूर्य के माध्यम से कवर किया जाता है, प्रकाश के माध्यम से, और 1/4 जम्बू द्वीप का एरिया दूसरे सूर्य के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है,
तो अब ऐसी स्थिति में जब चौथाया और चौथाया हिस्सा सूर्य के माध्यम से ग्रहण प्रकाशित किया गया, इसका मतलब कुल मिलाकर आधा जम्बूद्वीप एट ए टाइम प्रकाशित होता है और आधा जम्बूद्वीप एट ए टाइम अंधकारमय रहता है। यही अर्थ हुआ ना इसका। इससे बहुत स्पष्ट है 12 घंटे तक दिन और 12 घंटे तक लगभग रात रहना। ये 12 घंटे तो बहुत स्थूल कथन है, एग्जैक्ट तो स्थिति जो भी होती है उसकी चाल के हिसाब से और गति के हिसाब से, गली के हिसाब से, कौन सी गली में वो सूर्य वर्तमान में है, और उसी के आधार पर ये ज्योतिषीय लोग जो पंचांग आदि बनाते हैं उनमें दिन रात का घटना बढ़ना, कौन से दिन कितने मिनट कितने सेकंड तक दिन रहेगा या कितने बजे सनसेट होगा, कितने बजे सनराइज होगा, ये वो देख करके बतला देते हैं कैलकुलेट करके। ये सब कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। हाँ पंडित जी, वो दो सूर्य जो रहते हैं उनकी गति दोनों की अलग अलग जगह से होती है, तो कभी उनका एक साथ मिलना होता है? कोई भी एक स्पॉट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में ही रहते हैं वो। अच्छा, हमने बतलाया ना, मिनिमम अंतराल एक सूर्य से दूसरे सूर्य के बीच में एक जो गैप होगा वो 99,640 एंड दैट इज ऊपर पैराग्राफ कंटिन्यू रहेगा ही पूरा, आई मीन ऑल ईयर अराउंड। हाँ, ऑल ईयर, बिल्कुल। अच्छा, दोनों सूर्य बिल्कुल 24 आवर गति करते ही रहते हैं, उगे ही रहते हैं। तो प्रैक्टिकल सच बात तो यही है कि सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। ये सूर्य अस्त हो गया ये तो हमें दिखता है। हाँ, उसका वो डायरेक्शन उस समय यहाँ उसकी किरण नहीं पड़ती है और फिर तब चंद्रमा का रोल आ जाता है कि जो भी वो है तो सब पुद्गल की रचना है ना, अंधकार और प्रकाश सब पुद्गल का इस तरह का परिणाम। सही बात है। हम तो उसी के आधार पर कहते हैं कि सनसेट हो गया, लेकिन सच में तो सनसेट नहीं हुआ, वो हमारी आंखों में डाउन हो गया, आंखों में नहीं देखना बंद हो गया, नेत्रों की सामर्थ्य से आगे निकल गया, हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। इसलिए हमने कहा कि वो सूर्य चला गया, अस्त हो गया। सूर्य तो जहाँ है वहाँ प्रकाश कर रहा है, आगे बढ़ गया है। जैन मान्यतानुसार या दार्शनिक मान्यताओं के हिसाब से यदि हम चर्चा करें तो सूर्य और चंद्र आदि ज्योतिष विमान गमन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस यदि बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य स्थिर है। साइंस का ये कहना है कि सूर्य एक ही जगह पर है और ये पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। जबकि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो बात ऐसी है, किसी भी फिलॉसफी की अपेक्षा से बात करें, मैं सिर्फ जैन फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि वैदिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्य मीमांसक दर्शन, और भी यदि आपने कभी ऐसे दर्शनों के नाम सुने होंगे तो उन सब में भी पृथ्वी को स्थिर और सूर्य आदि को गमन करने वाला माना है। जहां तक दिन रात व्यवस्था का सवाल है तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पृथ्वी को घूमता हुआ मानिए, चाहे पृथ्वी को स्थिर रख करके सूर्य को घूमता हुआ मानिए, दिन रात व्यवस्था में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक प्रकाशमान चीज है और एक अप्रकाशित चीज है, दोनों में से किसी एक चीज को घूमने वाला माना जाएगा और दूसरी चीज को स्थिर मानेंगे तो बिल्कुल एक समान स्थिति बनेगी। कभी आप सूर्य को घुमा करके देखो तो कभी पृथ्वी को घुमा करके देखो, बात वही है। समझ में आ रही है वो? प्रैक्टिकल आप दो चीजें ले लीजिए ऐसी जिसमें आमने सामने जुड़ी हुई हो,
उनमें ऊपर एक प्रकाशमान और नीचे अप्रकाशित चीज। ऊपर वाली चीज को घुमाएंगे तो भी प्रकाश नीचे वाली चीज पर उतनी जगह पर आएगा जितना कि उसके स्थिर रख करके नीचे वाली चीज के घुमाने पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए दिन रात की व्यवस्था में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जहां तक सूर्य के गमन करने का सवाल है, वर्तमान में तो भले ही साइंस के माध्यम से माना जा रहा है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कुछ वर्षों पहले तक, मैं आपको बतलाऊं, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यदि मैं आपसे बात करूं तो करीब करीब समझ लीजिए आप 16वीं शताब्दी तक भी ऐसा माना जाता रहा है कि सूर्य स्थिर, मतलब सूर्य गमन कर रहा है और पृथ्वी स्थिर है। 16वीं शताब्दी तक की स्थिति है ये। और आज भी लंदन में है शायद, मेरे ख्याल से फ्लैट अर्थ सोसाइटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन आज भी इस बात को मानता है कि पृथ्वी स्थिर ही है और सूर्य चंद्र आदि ही गमन कर रहे हैं। और वैसे हमें दिखने में भी सूर्य का गमन लॉजिकली भी ज्यादा फिट होता है। सूर्य गमन कर रहा है वो, क्योंकि हम दिखते भी है ना, उसका सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, डायरेक्शन दिखते, उसकी चेंज होते हुए दिखते हैं। हाँ, उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हम कहाँ हिलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ। पंडित जी। बोलिए। पंडित जी, कोई रिद्धिधारी जो है और उसकी चक्षु इंद्रिय में इतना सामर्थ्य है कि वो हमें अस्त सूर्य दिखाई देता है, लेकिन उसको अस्त नहीं दिखाई देता है। ऐसा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। चक्षु इंद्रिय से नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वो एक तो दूर बहुत है और दूसरी बात गमन करता हुआ आगे निकल जाता है। वो उसका एरिया आगे बढ़ गया है तो इधर से दिखाई नहीं देगा। वो जैसे कोई चीज बढ़ते बढ़ते हमारे, मान लीजिए गेट से हमारे को कोई चीज दिख रही है, अब वो बढ़ते बढ़ते हमारे दरवाजे की बाउंड्री के बाहर से आगे बढ़ गई तो उसका दिखना बंद हो गया, दिख पाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर में रिद्धि, उसके पास स्पेशल रिद्धि है। नहीं, रिद्धि से तो फिर नेत्रों से देखने की बात नहीं है ना। रिद्धि से तो फिर ज्ञान से देख रहे थे, तो केवल ज्ञान के माध्यम से दिख ही रहा है। हम तो कह रहे हैं किसी चीज की यदि बीच में आड़ आ गई है, हम हमारे रूम में बैठे हैं और बाहर हमारे को एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद में वो एरोप्लेन पड़ गया और दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि दीवार आ गई बीच में। और हम यदि उस दीवार से बाहर निकल करके बालकनी में जाकर के देखते हैं तो फिर दिखने लगता है। फिर डिपेंड्स कि वो कितने एरिया में है, कौन सी जगह पर है। सूर्य चंद्रमा इतने प्रकाशमान तो हैं ही कि उनके प्रकाश की वजह से वो सहज ही दिखेंगे। कब तक दिखेंगे? जब तक कि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पार नहीं कर जाएं। हमें तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी पृथ्वी के अंदर चले गए हों। ऐसा दिखता है ना, सूर्य नीचे चला गया हो, डाउन हो गया बिल्कुल। जब सनसेट होता है तो ऐसे लगता है डूब गया। वो डूबा नहीं है, वो हमारे को ऐसा लगता है कि वो कहीं डूब गया है, वो राउंड ले रहा है, घूम रहा है वो। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ आगे इसी स्थिति को क्या कहना चाह रहे हैं ये। ज्योतिषियों की गति से दिन रात आदि काल विभाग जाना जाता है। तत् शब्द से ज्ञात होता है कि न तो केवल गति से काल विभाग होता है और न केवल ज्योतिषियों से, क्योंकि गति की उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिषियों में परिवर्तन नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तत् शब्द जो प्रयोग किया है ना यहाँ,
वो तत् शब्द से ये पता लगता है कि काल का कारण नहीं है, और केवल ज्योतिष विमान भी उसका कारण नहीं है। अभी तो दोनों जो मिलते हैं तब वो काल विभाग का कारण बनता है। मैंने सीधी सी बात है, यदि सूर्य चंद्रमा के कारण काल का विभाग माने तो फिर सूर्य चंद्रमा जहाँ गमन नहीं कर रहे हैं 2.5 द्वीप के बाहर एरिया में, वहां भी काल का विभाग मानना पड़ेगा, जबकि होता नहीं है। और सिर्फ गति को ही काल का कारण माने तो गति तो हम भी कर रहे हैं, तारों की गति भी देखी जाती है, लेकिन वो काल का विभाग नहीं है। दोनों तरह की बातें लेना होगा यहाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। काल 2 प्रकार का है, मुख्य और व्यवहार। समय आवली आदि व्यवहार काल ज्योतिषियों की गति से गिना जाता है। यह क्रिया विशेष से परिचिन्न होता है और अन्य पदार्थों के परिच्छेद का कारण होता है। ये सिर्फ क्रिया बतलाई है, ये क्रिया से पकड़ में आ रहा है। व्यवहार काल की बात कर रहे हैं। निश्चय काल तो मुख्य काल है और व्यवहार काल एक अलग है, जो दिन, घड़ी, घंटा, महीने, दिवस, रात्रि आदि से रिलेटेड है, उसे हम व्यवहार काल कह करके पुकारते हैं। निश्चय काल तो प्रति समय परिणमनशील है, उसमें दिन रात का विभाजन ही नहीं है। ये दिन रात का विभाजन तो व्यवहार काल के अंतर्गत देखा जाता है। देखिए, आप आगे प्रश्न किया है, सूर्य आदि की गति से पृथक कोई मुख्य काल नहीं है, क्योंकि उसका अनुमापक लिंग नहीं पाया जाता। माने कोई ऐसा उस चीज को ज्ञात कराने वाला कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। कलाओं के समूह को काल कहते हैं। कला अर्थात क्रिया के भाग। आगम में 5 ही अस्तिकाएं बताए हैं, अतः 6वां काल कोई पदार्थ नहीं है। क्या कहा यहाँ पर? ये काल नाम का कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि आगम में अस्तिकाएं 5 ही बतलाए हैं। ऐसी शंका उठाई, बहुत मार्मिक प्रसंग उठाया गया। यहाँ उत्तर देते हैं, सूर्य गति आदि में जिस काल का उपचार किया जाता है वही मुख्य काल है, और मुख्य के बिना कहीं भी गौण व्यवहार नहीं होता। यदि मुख्य गौण न होती तो बोझा ढोने वाले में गौ व्यवहार कैसे होता? अतः काल का गौण व्यवहार ही वर्तमान लक्षण वाले मुख्य काल का अस्तित्व सिद्ध करता है। इसलिए कलाओं के समूह को ही काल नहीं कहते। अस्तिकायों में उन द्रव्यों को गिनाया है जिनमें प्रदेश प्रचय बहुत प्रदेश पाए जाते हैं। काल एक प्रदेशी होने से अस्तिकाय नहीं है। यदि काल की सत्ता ही न होती तो वह द्रव्यों में क्यों गिनाया जाता? माने इसमें कुल मिलाकर के 2 प्रकार की बातें सामने आ गई। एक तो काल को अस्तिकाय में नहीं गिनाया है, उसका कारण, और एक द्रव्य में गिनाया है, उसका क्या कारण है? तो वास्तव में ये व्यवहार काल ही अकेला काल नहीं है, निश्चय काल भी एक काल होता है। उस निश्चय काल का भी एक पृथक स्वरूप बतलाया गया है शास्त्रों में। वह निश्चय काल वर्तना लक्षण वाला है। काल का गौण व्यवहार, माने ये जो व्यवहार काल की जो चर्चा की है उसकी अपेक्षा से वर्तना लक्षण वाला ये काल मुख्य है।
आप जानते हैं काल का वर्तना लक्षण किस प्रकार से होगा? निश्चय और व्यवहार काल की कई प्रकार से व्याख्याएं की जा सकती है। कभी सोचा है आपने निश्चय काल और व्यवहार काल के संदर्भ में? अभी हमने एक काल चक्र के संदर्भ में थोड़ा बहुत प्रकरण लिखा था, जो पुस्तकाकार रूप से विद्वत परिषद से प्रकाशित भी हुआ, काल चक्र नामक पुस्तक के रूप में। वो जो पुस्तक है उसमें हमने प्रारंभ में तो निश्चय काल और व्यवहार काल वगैरह की बहुत चर्चा की है, और बाद में उत्सर्पणी अवसर्पणी 6 प्रकार के कालों की चर्चा की है। तो निश्चय काल किसका नाम? एक तरफ तो हम बात कह सकते हैं कि कालाणु, कितने प्रकार से काल की चर्चा हो सकती है कि कालाणु। फिर काल द्रव्य क्या चीज है कि कालाणु को निश्चय काल कहें और उसकी पर्यायों को व्यवहार काल कहें। कालाणु तो द्रव्य है ना, कालाणु तो अस्थि स्वरूप है ना। फिर दूसरी तरह से यदि बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि काल द्रव्य की वर्तना जो पर्याय है, स्वयं प्रवर्तन होना, वो निश्चय काल, क्योंकि कालाणु है वो द्रव्य है, उसका खुद का भी प्रवर्तन होता होगा या नहीं? वो कालाणु परमाणु जो काल रूप परमाणु है, जो अस्तित्व रूप है, वो कालाणु उत्पाद व ध्रुवता से युक्त है ना। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुवता से युक्त है, तो कालाणु भी उत्पाद व ध्रुवता से युक्त है। तो यदि कालाणु उत्पाद व ध्रुवता से युक्त है तो उसमें जो ध्रुवता है, जो द्रव्य है, वो निश्चय काल, और उसका जो स्वयं प्रवर्तन है वो व्यवहार काल। अब हम ये कह रहे हैं कि स्वयं प्रवर्तन को यदि निश्चय काल माना जाए तो अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनना वो व्यवहार काल। क्या? तो एक व्यवहार काल हो गया उसकी पर्याय को देखना, दूसरे प्रकार का व्यवहार काल हो गया दूसरे द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनना। अभी इसके अतिरिक्त भी एक और काल है व्यवहार काल, जिस व्यवहार काल में चर्चा की है दिन रात घड़ी घंटा आदि की, उसमें दूसरों के परिणमन में निमित्त बनने की चर्चा नहीं की है। और एक और प्रकार से इसके संदर्भ में विचार किया जा सकता है कि ये जो प्रत्येक द्रव्य की अपनी निजी योग्यता उस रूप परिणमन करने की, प्रत्येक द्रव्य की अपनी तत्समय की पर्यायगत योग्यता, वो उसका स्वकाल है। यह भी उस द्रव्य का निश्चय काल है। स्वकाल कहते हैं ना, स्वकाल में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव। तो इस स्वकाल क्या चीज है आपको पता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इस फैक्टर में काल वाले फैक्टर में पर्यायों को ग्रहण किया जाता है। द्रव्य तो कॉमन है, क्षेत्र में प्रदेश, काल में पर्याय, और भाव नामक फैक्टर के माध्यम से गुणों को ग्रहण किया जाता है। माने यदि हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर बात करें तो काल वाले फैक्टर में पर्यायों का ग्रहण होगा। अब यदि काल वाले फैक्टर में पर्याय हैं तो प्रत्येक द्रव्य की परिणमन करने की अपनी एक सामर्थ्य, अपनी एक योग्यता, प्रत्येक द्रव्य अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमन कर रहा है, यह उसका स्वकाल है, और इसे हम निश्चय काल कहेंगे। और दूसरों के अंदर सहयोगी होना, परद्रव्यों का सहयोगी होना, दूसरे को वर्ताने में सहयोगी होना, प्रवर्तन में सहयोगी होना, परिणमन में सहयोगी। वास्तव में कौन किसके परिणमन में सहयोगी होगा? वस्तु की निजी योग्यता है परिणमन करने की। काल द्रव्य के ऊपर तो उपचार आता है। तो इस तरह से निश्चय काल और व्यवहार काल, उनकी कई प्रकार से चर्चाएं की जा सकती है। मैंने कई ऑप्शन बतला दिया। हाँ पंडित जी, जो काल एक प्रदेशी होने से उसको अस्तिकाई में नहीं लिया है, तो परमाणु भी एक ही प्रदेशी है।
एक परमाणु ठीक है, तो परमाणु को भी परमाणु को भी हम अस्थिकाय नहीं कहें, किंतु परमाणु में अनेक प्रदेशी होने की सामर्थ्य है। पुद्गल में स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, लेकिन कालाणु एक दूसरे के साथ में मिलते नहीं है। दो कालाणु मिलकर के एक नहीं हो जाते। पुद्गल के परमाणु तो अनंत, एक एक प्रदेश के ऊपर बहुत बहुत पुद्गल के परमाणु रह सकते हैं, एक प्रदेशी होते हुए भी। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पर अनंत प्रदेशी पुद्गल रह रहे हैं, अनंत पुद्गल परमाणु रह रहे हैं, जबकि काल द्रव्य तो असंख्यात ही हो सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेशी कालाणु रहेगा, एक से ज्यादा रह ही नहीं सकता है। यही बात ख्याल में क्या। प्रदेश प्रत्यय की अपेक्षा से बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय कहकर के पुकारते हैं। माने काय शब्द का प्रयोग प्रदेशों के संदर्भ में किया जाता है, प्रदेशों को काय कहते हैं। वास्तव में काय माने यदि शरीर होता है, काय शब्द का अर्थ तो शरीर होता है। अब हम बात करें आत्मा के संदर्भ में, तो आत्मा का शरीर क्या है। हम बात करें धर्म द्रव्य के संदर्भ में, धर्म द्रव्य का शरीर क्या है, तो उसके निजी प्रदेश ही उसका शरीर है। धर्म द्रव्य के अपने प्रदेश ही उसका शरीर है। काल द्रव्य का अपना प्रदेश ही उसका शरीर है, लेकिन काल द्रव्य के प्रदेशों की बाहुल्यता है ही नहीं, तो काय रहित है वो, इसलिए उसको अस्थिकाय संज्ञा प्राप्त नहीं है। इसलिए काल को छोड़कर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन पांच द्रव्यों के ही अस्थिकाय संज्ञा है। यही बात कही गई है शास्त्रों में, और यहाँ पर भी यही कहा गया। देखो आप, ये जो लाइनें अभी अपन ने पढ़ी है, कलाओं के समूह को ही काल नहीं कहते, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर अस्थिकायों में उन द्रव्यों को गिनाया है जिनमें प्रदेश प्रत्यय, बहुत प्रदेश, प्रदेश प्रत्यय का अर्थ ही किया इन्होंने बहुत प्रदेश। प्रदेश प्रत्यय बोले या बहुप्रदेशी कहें, एक ही बात है। तो प्रदेश प्रत्यय अर्थात बहुत प्रदेश पाए जाते हैं, उनको अस्थिकाय द्रव्यों में गिनाया। काल एक प्रदेशी होने से अस्थिकाय नहीं है, लेकिन भले ही अस्थिकाय नहीं हो तो भी जब द्रव्यों की चर्चा की है तो काल को गिनाया है। जहां जहां 6 द्रव्यों का प्रकरण दिया है, धम्मो अधम्मो आगासो जीवो पुग्गल जंतवो एक लोगोत्ते पन्नत्तो, मैंने ऐसी चर्चा की है, धम्मो अधम्मो आगासो कालो पुग्गल जंतवो, 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहा है, 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहा है, तो उसमें काल को भी शामिल किया है। काल एक प्रदेशी होने से अस्थिकाय नहीं है। यदि काल की सत्ता ही नहीं होती तो वे द्रव्यों में क्यों गिनाया जाता। आप क्या मान रहे हैं, क्या काल द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, क्या काल द्रव्य की सत्ता नहीं है, काल द्रव्य की मौजूदगी नहीं है। यदि काल द्रव्य की मौजूदगी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। और यदि उसकी मौजूदगी मानते हैं तो जिसकी सत्ता है वही तो द्रव्य है। दुनिया में 6 जाति के पदार्थों की सत्ता पाई जाती है, वो सब द्रव्य हैं। इस तरह से अपन ने थोड़ी बहुत बातें यहाँ इसके संदर्भ में की है। ज्योतिष देवों के संदर्भ में एक और छोटा सा सूत्र है, 15 नंबर का सूत्र, जिसमें बहिर्वस्थिता कह करके बाह्य के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों को इसके बतलाया है। कल उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। मेहरबानी करते।
जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक सदा देत हूँ रोक।